हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 46 एमसीक्यू क्वेश्चंस लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड। जो मांग का नियम होता है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विषय में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। क्योंकि विश्वविद्यालय में कई विश्वविद्यालयों में ये परीक्षाओं में अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें हमने 46 क्वेश्चंस रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिमांड से रिलेटेड। अब बहुत सिंपल है, जो जिससे कि हमारा कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, वो उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है, टू बी इफेक्टिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी इट रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि डिमांड, मांग कब मांगी जाती है, कब मानी जाए कि वो मांग है, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशंस क्या हैं कि डिमांड, मार्केट में कहते हैं ना कि इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो डिमांड कैसे पता चलेगा कि लोग उस चीज को खरीदने के लिए तैयार हैं, उसकी चीज की उनको जरूरत है। लेकिन जरूरत और इच्छा भी है उनकी खरीदने की, लेकिन उसके साथ उनकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उनकी क्षमता भी होनी चाहिए उस सामान की धनराशि देने के लिए। यानी कि उस सामान को खरीदने के लिए उनकी क्षमता होनी चाहिए, यानी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे, यानी कि उसको पे कर सकें। और तीसरा, विलिंगनेस टू पे इट्स प्राइस, यानी कि कैपेसिटी तो है लेकिन उसकी उसकी धनराशि देने को वो तैयार हैं। तब ये तीनों कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि उस किसी भी सामान की डिमांड या मांग है। ये क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन मैं आपको समझा हिंदी मीडियम में ही रहा हूं। तो जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए इफेक्टिव रहेगा, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं और क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में लिखे गए हैं। तो डिमांड क्या मानी जाएगी? डिमांड तब मानी जाएगी कि आपकी उस सामान को खरीदने की इच्छा है, जरूरत है, प्लस आपकी क्षमता होनी चाहिए उसका पेमेंट करने के लिए, और आप पेमेंट करने को तैयार हैं। तो ये सब चीजें, कंडीशंस पूरी होंगी, तो ये तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पे ए बी सी तीनों ही पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं, फिर वही वाली बात आई, मैंने दोबारा से इस क्वेश्चन को लिया है। डिजायर्ड बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, यानी डिजायर तो है, हम चाहते तो हैं उस चीज को खरीदने की, इच्छा है हमारी खरीदने की, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पावर भी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर, यानी कि पैसे देने की ताकत भी हमारे पास होनी चाहिए। अब मान लो मेरी इच्छा हो रही है कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर खरीदने की पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो फिर उस चीज की वो डिमांड नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर मुझे बिस्किट खरीदना है, तो बिस्किट की इच्छा भी है खाने की, और मैं उस को पैसे देने को तैयार भी हूँ, और मेरी क्षमता भी है कि मैं 10-20 रुपए का बिस्किट खरीद सकता हूँ। तब वो क्या बन जाती है? वो तब डिमांड कहलाई जाती है। लेकिन अगर मेरी क्षमता नहीं है पेमेंट करने की, तो फिर उसको मैं डिमांड नहीं कहूंगा। तो इसका आंसर हो गया डिमांड, बी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर्स डिमांड। जो अब देखिए यहाँ पे दो तरह की डिमांड हम देखेंगे, एक कंज्यूमर डिमांड और एक प्रोड्यूसर डिमांड। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कंज्यूमर्स डिमांड। तो कंज्यूमर मीन जैसे हम ग्राहक हैं, तो हम जो डिमांड करते हैं वो डायरेक्ट डिमांड मानी जाती है। तो इसका आंसर हो गया बी, डायरेक्ट डिमांड, कि हम जाएंगे, दुकान पे जाएंगे और वो सामान हम खरीद लेंगे, तो ये डायरेक्ट डिमांड कहलाई जाती है। यानी कंज्यूमर, यानी कि जो ग्राहक जो मांग रहा है, वो डायरेक्ट डिमांड मानी जाती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है 4। इसमें प्रोड्यूसर्स डिमांड मांगी गई है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो सामान का उत्पादन करते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं, जो फैक्ट्री में काम, जो मालिक होते हैं और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स कहलाए जाते हैं। तो उनकी डिमांड क्या होगी? उनको किस चीज की डिमांड है? कि वो जो सामान बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल की उनकी डिमांड रहेगी, रॉ मटेरियल चाहिए उन्हें। तो जैसे हम कार बनाने वाली कंपनी है, तो जो कार बनाने वाले लोग हैं उनको किस चीज की डिमांड होगी? उनको स्टील चाहिए, जिससे कि बॉडी बनेगी, स्टील चाहिए, कार की मोटर चाहिए, टायर चाहिए, पहियों के लिए टायर होने चाहिए। तो ये सब चीजें
प्रोड्यूसर्स की डिमांड है, जो हमारे उद्यमी हैं, जो उत्पादन करता हैं, जो उत्पाद बना रहे हैं, उनकी डिमांड जो होती है वो डिराइव्ड डिमांड कहलाई जाती है, वो है ए पॉइंट। तो इसका आंसर हो गया डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि उनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं है। कार बना रहे हैं तो कार के जो कच्चा माल है वो उन्हें चाहिए, तो जो कच्चा माल की जो मांग करेंगे वो डिराइव्ड डिमांड कही जाती है। तो डिराइव्ड डिमांड से ही रिलेटेड मैंने ये 2-3 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है द डिमांड डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट बन के तैयार होगा, यानी कि जैसे कार बन के तैयार हो जाएगी फाइनल प्रोडक्ट, तो उसकी लिए जो डिमांड जनरेट हो रही है वो डिराइव्ड डिमांड ही कहलाई जाती है। तो इसका ए आंसर रहेगा। फिर भी मैंने डिराइव्ड डिमांड पे एक क्वेश्चन और लिया है, डिराइव्ड डिमांड इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय। अब मांग जो है, कच्चे माल की मांग कब ज्यादा होगी, कैसे हम कब माना जाएगा कि डिराइव डिमांड है, कच्चे माल की मांग हो रही है, वो तभी माना जाएगा जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा अच्छा बनेगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो पाएगी बनाने की, कि कच्चा माल हम लगाएंगे और हम उस सामान को जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिर हम उसको बेचेंगे और हमें प्रॉफिट होगा। तो ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम ज्यादा सामान बनाएंगे, तो हमें कच्चे माल की ज्यादा जरूरत होगी। तो इसलिए इसका बी आंसर है द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ यूजिंग इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो इनपुट क्या हो गया, इनपुट जो हम लगा रहे हैं बिजनेस में, सामान लगा रहे हैं, कच्चा माल लगा रहे हैं, वो इनपुट कहलाए जाते हैं। जब फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो उसको हम आउटपुट कहा करते हैं। तो आउटपुट जो बन गया, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम ज्यादा सामान बनाएंगे तो कच्चे माल की भी ज्यादा जरूरत होगी, तो डिराइव डिमांड ज्यादा होगी। तो इसका आंसर हो गया बी। इसमें ए लिख गया है गलती से, तो बी आंसर माना जाएगा। ये भी इससे रिलेटेड है, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो लेबर है, मटेरियल्स हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब हम सामान कार बना रहे हैं मान लीजिए, तो कार बनाने के लिए लेबर चाहिए, तो कार ज्यादा बिकेगी तो काम ज्यादा होगा, ज्यादा कार बनेंगी तो लेबर की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें, तो इनकी डिमांड जो है वो डिराइव्ड डिमांड ही मानी जाती है। तो आंसर हो गया इसका सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये लिखा है, इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल। एक ग्राहक, एक सिंगल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति है, उसकी जो डिमांड है वो क्या कहलाई जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल मतलब एक आदमी की डिमांड, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड, कि एक आदमी की, एक ग्राहक की डिमांड है तो वो इंडिविजुअल डिमांड मानी जाती है। अब दूसरा पॉइंट आ गया, इट रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल बायर्स। कि एक ग्राहक है, दूसरा ग्राहक, तीसरा ग्राहक, चौथा ग्राहक, तो पूरे शहर में अगर हम मान लें कि 5000 ग्राहक हैं जो वो सामान खरीदना चाहते हैं, तो सब 5000 ग्राहकों को इकट्ठा कर लिया जाए, उनकी डिमांड को जोड़ा जाए, तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है, उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। तो इसका आंसर हो गया बी। तो सारे सब ग्राहकों की जरूरत को, उनकी मांग को जोड़ लिया जाए तो फिर वो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो एक अकेला अकेला हो गया तो वो ग्राहक का इंडिविजुअल डिमांड हो गई, और सब ग्राहकों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी। यानी कि सब ग्राहकों की मांग को जोड़ लिया जाए तो वो मार्केट डिमांड कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन व्हाट फैक्टर्स इन एन इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड्स। किसी की मांग है, कोई चीज की, कोई सामान खरीदना चाहता है, या वो पे भी कर सकता है, पेमेंट देने को भी तैयार है, तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्या क्या इनके तत्व हैं जिन पर ये डिपेंड करेगी। तो पहला पॉइंट है, देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई प्राइस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा प्राइस होगी तो फिर डिमांड कम रहेगी, तो प्राइस पे उसकी डिमांड अफेक्ट करेगा। इनकम ऑफ द परचेजर, अगर मेरी आय ज्यादा है तो फिर मैं ज्यादा डिमांड कर सकता हूँ, आय कम है तो मैं डिमांड कम करूंगा किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तीसरा पॉइंट है पर्सन्स टेस्ट एंड हैबिट्स। मेरी अगर टेस्ट उस तरह की है कि मुझे मीठा पसंद है तो मीठी चीजों का डिमांड ज्यादा रहेगी। मुझे अगर नमकीन चीजें पसंद है तो नमकीन आइटम्स जो होंगे, नमकीन है, बिस्किट्स हैं नमकीन, तो मुझे उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी। तो ये टेस्ट और हैबिट्स पे डिपेंड करता है। डी पॉइंट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स।
अब सब्स्टिट्यूट्स, दो बातें आ रही हैं देखिए इसमें, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इनके क्वेश्चंस भी मैंने आगे दिए हैं, लेकिन इसका मतलब समझ लेते हैं हम। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे चाय और कॉफी। अब चाय, या तो हम चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। कभी कुछ पीना है, जैसे किसी के घर जाते हैं ना तो पूछते हैं कि आप चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे। अब दोनों तो लाके कोई देगा नहीं, तो इसलिए हमने चाय कह दिया तो चाय मिल जाएगी, कॉफी की है तो कॉफी मिल जाएगी। तो वो सब्स्टिट्यूट होते हैं कि चाय के बदले कॉफी या कॉफी के बदले चाय। ऐसे तो इन दो प्रोडक्ट्स जो है, चाय और कॉफी जो है, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं, कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एक के बदले दूसरा हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट देखिए डी पॉइंट में ही है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक के साथ दूसरा भी लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उदाहरण लें जैसे कि कार और पेट्रोल। आप अगर कार खरीदेंगे, कार की डिमांड बढ़ेगी, कार की मांग बढ़ेगी, तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि कार पेट्रोल से चल रही है। अगर पेट्रोल की कारें हैं तो, या डीजल की कारें हैं तो डीजल का, तो कार डीजल हो सकता है या कार पेट्रोल हो सकता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं, कि जो एक चीज अगर आप खरीदेंगे तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे कार और टायर हो गए, तो रबड़ के टायर है, रबड़ टायर बनाने वाली अलग कंपनियां होती हैं, तो कार ज्यादा बिकेंगी तो उसके साथ टायर लगते हैं, तो टायर की मांग भी बढ़ेगी। तो ये दो प्रोडक्ट्स, तो इन पे भी हमारी डिमांड फर्क पड़ती है। ई पॉइंट है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में, भविष्य में कुछ महंगाई हो जाएगी, इस ये जो भी प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसका हमें आगे जाके महंगा मिलेगा वो, तो हम क्या करेंगे, उसे आज ही खरीद कर रख लेंगे कि हमें 2 महीने बाद चाहिए, 1 महीने बाद चाहिए, और उसके पैसे बढ़ जाएंगे, तो हम आज ही उसको खरीद कर रख सकते हैं। तो इस पे भी मांग का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रोपेगेंडा। अब जाहिर सी बात है, देखिए आप टीवी में विज्ञापन देखते होंगे, अखबारों में विज्ञापन देखते होंगे, तो जितना ज्यादा विज्ञापन होता है, तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में लोगों को जागरूकता होती है, लोग जान जाते हैं कि भाई ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो फिर उसकी मांग भी बढ़ने लगती है। लोग खरीदना चाहेंगे, उसको खरीदना के देखना चाहेंगे कि भाई कैसा प्रोडक्ट है, अच्छा लगेगा, तो फिर वो बार बार खरीदेंगे। तो जो विज्ञापन जो है, विज्ञापन भी डिमांड को फर्क होती है, डिमांड जो कभी फर्क हो जाती है एडवर्टीजमेंट की वजह से, या सेल्स की प्रमोशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से। तो ये सारे ही पॉइंट ए से लेकर एफ तक सारे तत्व बिल्कुल सही हैं, फैक्टर सही हैं, इसलिए आंसर हो गया जी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर माना जाएगा। तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स मेन मेन लिख दिए थे, जिससे आप भी समझ जाएं कि जो डिमांड है वो किन किन चीजों पे डिपेंड होती है, कौन कौन से तत्व हैं जिन पे डिमांड, मांग का असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और कॉजेज ऑफ चेंज इन डिमांड। ये भी देखिए वही वाली बात आ रही है कि डिमांड, मांग में कब बदलाव आता है, कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से मांग में बदलाव आ जाता है, कि कम हो जाए मांग या ज्यादा हो जाए। कभी कभी कहते हैं ना कि भाई इस समय इस चीज की बहुत डिमांड है, इस सामान की बहुत डिमांड है, कभी कहते हैं भाई अब इस चीज की डिमांड कम हो गई है। तो वो क्या कारण है जिनसे डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, वो तत्व, वो फैक्टर्स भी हम देख लेते हैं। पहला है चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके मूल्य में कम या ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर, या सस्ती मिलने लग जाए तो मांग बढ़ जाएगी, हम ज्यादा खरीद लेंगे, तो प्राइस पे डिपेंड करता है। दूसरा, चेंज इन द इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर हमारी आय बढ़ रही है, अगर हमारी आय बढ़ जाए, आमदनी बढ़ जाए, तो हम चीजों को ज्यादा खरीद सकते हैं। अब पैसे नहीं होंगे, जब आय नहीं है तो पैसे नहीं होंगे हमारे पास, तो हम ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। ऐसी चेंज इन द पर्सन टेस्ट, अगर मेरे टेस्ट है, फैशन है, हैबिट्स है, बदल जाएं। जैसे बच्चे होते हैं वो टॉफी पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो गए तो फिर वो बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। तो समय के साथ साथ व्यक्ति की टेस्ट बदलने लगती है, उसके फैशन बदल जाते हैं। पहले अलग तरीके के कपड़े पहन रहा है, अब थोड़े डिजाइन वाले कपड़े पहनने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, या हैबिट्स हैं, ये भी बदल, शौक होते हैं उन लोगों के, बच्चों के या किसी के भी, तो वो बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से डिमांड भी बदलती रहती है। चेंज इन क्लाइमेट है, सीजन है, उसमें भी डिमांड का फर्क। जैसे छाता है, अब छाता कब लगाते हैं लोग, बरसात के टाइम में लगाएंगे, तो अगर जैसे बरसात का मौसम है तो छाता की डिमांड बढ़ जाएगी। सर्दी आने लग जाए तो गर्म कपड़ों की, वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है,
होता है ना, सर्दियों में स्वेटर वगैरह हम खरीदने लगते हैं तो स्वेटर की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस समय के साथ साथ जो जैसा भी मौसम है उसके हिसाब से डिमांड कम या ज़्यादा होती रहती है। ई पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। अब जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो सामान ज़्यादा लोग मांगेंगे, तो ज़्यादातर हर चीज़ की मांग बढ़ने लगती है। तो पॉपुलेशन अगर कम होगी तो मांग कम होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो मांग ज़्यादा होगी। ऐसी एफ पॉइंट है इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। नवाचार हो रहा है, नई नई प्रोडक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। अब आप आजकल देखते होंगे बैटरी वाले स्कूटर आ गए हैं, ई व्हीकल जिसे हम कहते हैं, ई बाइक कह देते हैं। तो पहले तो नहीं होते थे ये, लेकिन अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो बैटरी से आप बाइक चला सकते हैं और आपका पेट्रोल डीजल भी खर्च नहीं होगा। तो नई नई चीज़ आ जाती हैं तो नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगती है। अगला पॉइंट है सोशल कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग कस्टम हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर सब कुछ अलग अलग है, हर जगह का कल्चर अलग होता है। त्योहार कभी आते रहते हैं, तो त्योहारों के हिसाब से भी हम चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। दिवाली है, ईद है, होली है, ये सब चीज़ें त्योहार आते हैं तो उनसे संबंधित चीज़ों की मांग बढ़ने लगती है। और अगला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। जैसे मैंने पहले बताया, विज्ञापन करेंगे तो डिमांड बढ़ने लगती है। जाहिर सी बात है, लोगों को पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में तो डिमांड बढ़ने लगती है। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया आई, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। तो मैंने इसलिए सारे पॉइंट लिख लिए जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि डिमांड किन किन तत्वों पे की वजह से डिमांड पे असर पड़ता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, a list of amounts that a buyer is willing to buy at a different prices at a particular time। क्या मतलब हुआ इसका कि एक लिस्ट बना लें हम कि अगर मैं लो मैं ही हूं, तो कोई अगर 10 रुपए का सामान है तो मैं उसकी 5 किलो खरीदूंगा। अगर कोई चीज 10 रुपए किलो मिल रही है तो मैं 5 किलो खरीद लूंगा। लेकिन अगर वो 15 रुपए किलो हो जाए तो फिर मैं 5 नहीं खरीदूंगा, महंगी हो गई तो मैं 4 ही खरीदूंगा। अगर फिर 20 रुपए किलो हो जाए तो फिर और महंगी हो गई तो मैं 4 किलो की जगह फिर 3 किलो ही खरीदूंगा। तो अगर ये हम लिस्ट बना लें इसकी कि कितने रुपए पर आप कितना सामान खरीदेंगे, तो उसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। यानी कि लिस्ट बना ली कि इतने रुपए पर हम इतने किलो खरीदेंगे, इतने रुपए कम हो गए तो ज़्यादा सामान खरीद लेंगे, कम हो गए रेट बढ़ गया तो हम कम सामान खरीदेंगे, रेट कम हो गए तो हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो एक लिस्ट बना ली कि इतने रुपए पर इतना सामान, इतने रुपए पर इतना सामान खरीदेंगे, तो उसे हम डिमांड शेड्यूल कहा करते हैं। अगला प्रश्न, अब डिमांड शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिमांड शेड्यूल में क्या दिया गया है, विच वन इज करेक्ट, कौन सी बात इसमें ए बी सी में कौन सा चीज सही है। डिमांड शेड्यूल तो मैंने बताया वो लिस्ट है एक। तो लिस्ट में देखिए पहला क्या, इट शोज द वेरिएशन इन डिमांड एट वेरिंग प्राइसेस, की अलग अलग प्राइस, अलग अलग मूल्य उसमें दिए गए हैं कि 10 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से आप कितना खरीदेंगे। तो ये वेरिएशन बता देता है कि 10 रुपए के हिसाब से जितना सामान खरीदेंगे, 20 रुपए हो गए तो आप सामान कम खरीदेंगे, तो वेरिएशन हो गया, डिमांड में अंतर आ गया, ऊपर नीचे हो रही है डिमांड। तो ये बता देता है शेड्यूल कि कितने रुपए पर कितने प्राइस है, तो कितना डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है। बी पॉइंट, इट इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल दैट मोर ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। और ये शेड्यूल ये भी बताता है कि आप ज्यादा सामान खरीदेंगे कम मूल्य पर। अगर कम मूल्य है तो आप ज्यादा सामान खरीदेंगे, अगर ज्यादा मूल्य है तो आप ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे। और सी, तीसरा पॉइंट, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ये भी दिखाता है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आपकी मांग कम होती चली जाएगी। तो उल्टा रिलेशन है ये, इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज नीचे आ रही है। तो अगर प्राइस, मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, अगर मूल्य बढ़ते जा रहे हैं तो हम सामान कम खरीदते चले जाएंगे, कम खरीदते रहेंगे, क्योंकि हमारी पैसे खत्म हो जाएंगे फिर, तो हम सामान कम खरीदेंगे। तो इसलिए तीनों ही पॉइंट हैं जो डिमांड शेड्यूल से रिलेटेड हैं, वो तीनों ही सही हैं। इसलिए इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। तो डी आंसर हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, अब जैसे डिमांड शेड्यूल की बात करी, इसको हम क्या करें, इसको ग्राफ में बना दें, इसको हम ग्राफ में बना दें, तो चार्ट बनाते हैं उसका, तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। आगे मैंने कहीं एक दो जगह बनाए हैं डिमांड कर्व, तो उससे आप समझ जाएंगे। तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आता है लॉ ऑफ डिमांड से, मांग का क्या नियम है। तो मांग का नियम क्या है? मांग का सिंपल नियम है कि किसी भी कोमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है उसकी, और अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाती है। कि भाई कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो हम उसे कम खरीदेंगे, उसकी मांग मार्केट में कम हो जाएगी। तो ये कौन सा लॉ है, ये क्या कहा जाता है? इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहा करते हैं, मांग का नियम। तो इसका ए आंसर हो गया, ये डी लिख गया इसमें गलती से, ए आंसर है इसका लॉ ऑफ डिमांड। अब ये इससे रिलेटेड डेफिनेशन भी दी है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी है कि इफ अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, यानी बाकी चीजें सेम हैं, बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं है, केवल प्राइस की फर्क है। तो अगर ये डेफिनेशन दिए, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज, डिमांड बढ़ जाएगी विद अ फॉल इन किसका? प्राइस में, एंड डिमिनिशेस विद अ राइज इन प्राइस, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ये डेफिनेशन किसने दी थी? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी कि ये किसने डेफिनेशन दी है। ये मैंने देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग बना दी है, मैच द फॉलोइंग, तो इससे आप कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा। देखिए ए पॉइंट है प्राइस राइजेस, तो दूसरी तरफ देखेंगे इसका बी आंसर है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कम हो जाएगी। जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम हो जाएगी। बी पॉइंट है प्राइस फॉल्स, प्राइस कम हो गए, प्राइस कम हो गए तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो इसका डी आंसर हो गया डिमांड एक्सपेंड्स, तो प्राइस फॉल के साथ हो गया डिमांड एक्सपेंड, यानी डिमांड बढ़ जाएगी, मांग बढ़ने लगेगी। और तीसरा पॉइंट है इसका सी पॉइंट, डिमांड, डिमांड किससे रिलेटेड है? एबिलिटी टू पे, अगर आप धनराशि देने के लायक हैं, धनराशि देने की क्षमता रखते हैं, तभी वो डिमांड मानी जाएगी। अब मैं रेलगाड़ी खरीदना चाहूं, मेरी इच्छा है, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता, तो रेलगाड़ी की डिमांड नहीं कही जा सकती। अगला है प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, ये कैसा हो सकता है बताइए? कि प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, कि चीज महंगी हो रही है लेकिन आप ज्यादा मांग रहे हैं, तो फिर ये मांग के नियम का अपवाद हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ए पॉइंट हो गया इसके साथ, डी के साथ ए हो गया एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी जो मांग का नियम है उसका अपवाद हो गया ये, कि भाई प्राइस, मांग का नियम तो कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो कुछ अपवाद हैं लॉ ऑफ डिमांड के। ई पॉइंट रीजन अंडरलाइंग द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जो मांग का नियम है वो क्यों होता है ऐसा कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो इसके इनकम इफेक्ट होता है और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ये भी मैं आपको समझा दूं, इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जब पैसे बढ़ गए किसी प्रोडक्ट के, तो आपकी जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि उतना सामान आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक तरह से आय आपकी कम हो गई, कि जो कोई सस्ती चीज मिल जाती तो आपके पास ज्यादा पैसा होता, यानी कि एक तरीके से आय आपके पास ज्यादा रहती, पैसा आपके पास ज्यादा रहता। लेकिन जब चीज महंगी हो गई तो आप उतना सामान उस चीज में नहीं खरीद पाएंगे। 100 रुपए लेकर बाजार में गए तो आपको 1 किलो मिल जाती थी 100 रुपए में कोई चीज, अब वो हो गई 150 रुपए की, तो अब 100 रुपए में 1 किलो तो नहीं मिलेगी ना, तो आपको 100 रुपए में कितनी खरीदनी पड़ेगी? कम खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो 100 रुपए हैं। और अगर कोई चीज 100 रुपए की जगह 50 की हो जाए तो आपके पास 50 बच जाएंगे, यानी कि आपकी आय बढ़ गई, एक तरीके से आय आपके पास एक्स्ट्रा बच रही है। तो वो इनकम इफेक्ट होता है। ऐसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कि जब कोई चीज बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, तो आपके बदले उसको चीज को कम मिलेगी आपको। वो जब महंगाई हो गई, प्राइस बढ़ गए, मूल्य बढ़ गए, तो आप उस चीज को कम खरीद रहे हैं। तो कम खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उसकी जैसी दूसरी चीज के प्राइस उतने ही हैं, तो आप उस चीज को छोड़कर दूसरी चीज ले लेंगे, जिसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी के एग्जांपल मैंने लिया था, कि अगर चाय के दाम बढ़ गए, चाय के मूल्य बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे? भाई कॉफी है, कॉफी पी लेंगे, कॉफी के तो बढ़े नहीं। तो ये रीजंस हैं अंडरलाइंग द लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड किस में फर्क पड़ता है? डिमांड किस चीज पे, डिमांड पे असर किस चीज का पड़ता है मेन? तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कि प्राइस मेन पॉइंट होता है जिससे डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिमांड इज क्लासिफाइड इनटू इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड। तो डिमांड जो है वो तीनों ही मानी जाती है, इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड और क्रॉस डिमांड। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। इनकम डिमांड क्या होती है कि जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप मांग ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा होगा, तो वो इनकम डिमांड हो गई। इनकम की वजह से डिमांड बढ़ रही है। प्राइस डिमांड प्राइस की बेसिस पर है, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ऐसी क्रॉस डिमांड होती है, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट बताया चाय कॉफी, कि अगर डिमांड कॉफी की कम ज्यादा हो सकती है जबकि उसके प्राइस ना बदले हों, तो वो कब हो सकते हैं कि अगर चाय के मूल्य घट जाए या बढ़ जाए। तो अगर चाय के मूल्य बढ़ गया तो आप चाय को नहीं पियेंगे, बोले चलो कॉफी पी लेते हैं, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि कॉफी के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से कोई अलग प्रोडक्ट की डिमांड कम ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसके आंसर माने जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्रॉस डिमांड जो मैंने बताया, देखिए इसका पॉइंट भी है, चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि दूसरे रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो डिमांड डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की चेंज हो रही है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस डिमांड। तो सी आंसर हो गया इसका, क्रॉस डिमांड। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कोई भी चीज आप खर्च कर रहे हैं, खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है वो ज्यादा सामान यूज करते रहेंगे तो आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, गर्मी से आप आए तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो जो आप पहला गिलास पियेंगे पानी का, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, संतुष्ट होंगे। लेकिन जब दूसरा गिलास भी पियेंगे उसके बाद, तो उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले गिलास में आया, क्योंकि आपकी प्यास कुछ हद तक बुझ चुकी है, प्यास खत्म हो गई है। तो फिर जब प्यास ही नहीं है उतनी, तो फिर आपको दूसरे गिलास से उतना मजा नहीं आएगा। तो वही लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि वो भी उस पर बेस है कि भाई जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमने चीज खरीद ली, तो हमें जो सस्ता था चीज तो हमने ज्यादा खरीद ली, लेकिन अब जब महंगी हो रही है तो हम जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि हमें प्राइस ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो हमें उतना संतुष्ट हम उस चीज से नहीं हो पाएंगे। तो जो मैंने इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताया था लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड, वो दिया है किसने, प्रोफेसर हिक्स ने। सी आंसर हो गया इसका। अब देखिए, विच ऑफ द लॉ आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, तो आपने अगर डेफिनेशन याद होगा तो वहां पे लिख रही थी अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, यानी कि बाकी चीजें एक जैसी रहेंगी, केवल प्राइस कम ज्यादा होगा तो मांग कम ज्यादा होगी, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या लॉ ऑफ डिमांड कम माना जाएगा सही, जब नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी कि केवल प्राइस पे फर्क पड़ रहा है, बस प्राइस के कम ज्यादा होने से डिमांड कम ज्यादा हो रही है, लेकिन साथ में आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, टेस्ट फैशन हैबिट आपके बदलने नहीं चाहिए, या दूसरे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस का फर्क नहीं होना चाहिए, वो भी वैसे ही रहें, पॉपुलेशन जो जनसंख्या बढ़ रही थी उससे भी कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स होनी चाहिए, या जो हम कह रहे थे कि भविष्य में मूल्य बढ़ सकते हैं किसी चीज़ के, तो ऐसे मूल्य भी ना बढ़ें, या जो आय जो बढ़ती है लोगों में, वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, उसमें भी कोई चेंज ना हो, कोई मौसम में बदलाव ना हो, या सरकार की कुछ नीतियां हैं उसमें भी बदलाव ना हो, तो ये सब चीजें, किसी चीज में बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी मांग का नियम माना जाता है कि प्राइस बढ़ेंगे, मूल्य बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस मूल्य कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो जितने एच से लेके एच तक पॉइंट है उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी सही हैं, यानी किसी चीज में भी बदलाव नहीं होना चाहिए मूल्य के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब मूल्य बढ़ता है किसी प्रोडक्ट का तो मांग उसकी कम हो जाती है, लेकिन अगर मांग मूल्य बढ़े और मांग भी बढ़े, तो मैंने वो बताया था उसे क्या कहते हैं हम, मांग के नियम का अपवाद, यानी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि प्राइस डिमांड मतलब फॉल इन प्राइस, प्राइस भी कम हुए तो डिमांड भी कम हो गई, या प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़ गई, तो उसका अपवाद हो गया ये, तो इसे कहेंगे हम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मींस अपवाद, लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम का अपवाद, इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 25,
तो देखिए ये वही वाली बात आ गई कि जो अपवाद हैं वो कब कब ऐसा हो जाता है कि अपवाद माने जाते हैं। तो देखिए ये है सिलेक्ट द सिचुएशंस व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज द डिमांड आल्सो इंक्रीजेज। यानी कि जो उत्पाद है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो महंगा हो रहा है चीज, लेकिन उसकी मांग भी बढ़ रही है, लोग ज्यादा खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा कब होता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इन प्राइस की हमें लग रहा है कि आगे जाके महंगे और हो जाएंगे, तो भैया महंगी चीज है धीरे धीरे बढ़ रही है तो ज्यादा खरीद लो। तो महंगी हुई चीज तो आपने खरीद ली। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन, बहुत से जो अमीर लोग होते हैं, जैसे डायमंड होता है, हीरा, हीरा जितना महंगा होगा बड़े बड़े लोग खरीदेंगे, उसकी उसकी मांग बड़े लोगों में बढ़ जाती है, अमीर लोगों में बढ़ जाती है। तो महंगी चीज ज्यादा होगी तो अमीर लोग उससे ज्यादा खरीदते हैं। गिफन गुड्स होते हैं, गिफन गुड्स कुछ इंफीरियर गुड्स की तरह होते हैं कि कोई चीज सस्ती होती है तो उसे लोग ज्यादा खरीदते रहते हैं, या थोड़ी महंगी होती है तो जैसे ब्रेड होता है, कुछ जगह पर ऐसा हुआ था कि भाई ब्रेड के मूल्य बढ़ने लगे तो लोगों ने ब्रेड भी और ज़्यादा खरीदने लगे, क्योंकि मेजोरिटी जो कंजम्पशन था उनका वो ब्रेड ही थी। अब वो मीट भी खाते थे मान लीजिए, तो मीट तो महंगा आता है तो उतना नहीं खरीद पाए, ब्रेड ज़्यादा खाते थे वो, तो ब्रेड की कीमत बढ़ भी रही है तो भी वो ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना पेट तो भरना ही है। यूटिलिटी सेक्टर गुड्स हैं, ये भी देखिए बढ़ते रहते हैं, टेलीविज़न है, बाइक है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये घर की ज़रूरतें हैं, तो ये महंगी भी मिलती हैं तो भी हर घर में मिलेगा आपको। टेलीविज़न ज़्यादातर हर घर में मिलेगा, बाइक या स्कूटर ज़्यादातर हर घर में होता है, फ्रिज रेफ्रिजरेटर आप जानते ही हैं, घर में खाना पीना उसमें रख देते हैं, तो ये हर घर में मिलेगा, तो ये महंगे भी होंगे तो भी ये इनकी मांग ज़्यादा ही रहती है, बिकते तो हैं ही ये। ऐसी फैशन गुड्स हैं, नया नया फैशन आता रहता है, नई नई चीज़ें महंगी आती हैं लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। और अगला पॉइंट है कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, यानी ग्राहक को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कम महंगी हो गई या कितने की पहले थी और अब कितने की हो गई, वो तो बाजार गया खरीद के लिए आया, जबकि चीज़ महंगी हो गई थी लेकिन वो फिर भी खरीद के लिए आया। तो ऐसे ग्राहक भी हो सकते हैं जिनकी वजह से मांग ज़्यादा रहती है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब किसी को इमरजेंसी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, दवाइयाँ ही हैं मान लीजिए, तो दवाइयों के महंगी हो गई दवाई, लेकिन फिर भी हाँ इंसान को तो जिंदा रहना है, तबीयत तो उसकी खराब है, स्वास्थ्य उसका खराब है, तो उसे तो दवाई खरीदनी ही खरीदनी है चाहे कितनी महंगी मिले। तो दवाई महंगी भी हो जाए तब भी उसकी मांग ज़्यादा ही रहती है क्योंकि बीमार लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इज रॉन्गली बाइस्ड अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ अ कम्युनिटी विद द प्राइस चेंज। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से ग्राहक इस तरह के होते हैं कि जो चीज़ महंगी होती जाती है तो वो समझते हैं कि चीज़ महंगी है तो अच्छी क्वालिटी की होगी, तो वो उस चीज़ को खरीदते रहते हैं, तो मांग बनी रहती है उसकी, जबकि प्राइस बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत से लोग महंगी चीज़ यही समझते हैं कि महंगी चीज़ है तो अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी उसकी, तो वो ज़्यादा खरीदते हैं। इसलिए सारे ही हैं जो अपवाद हैं ये, तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। देखिए डिमांड कर्व बनाया मैंने, व्हेन द डिमांड डिक्रीजेस, जब डिमांड कम हो जाती है तो डिमांड कर्व जो होता है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो पहले ऊपर वाली लाइन बन रही है तो डिमांड कम हो गई, तो ये डॉट वाली लाइन है तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ लेफ्ट में आ जाएगा, डिमांड बढ़ती है तो ये राइट में ऊपर चढ़ा जाएगा। और लेकिन उसका उल्टा हो जाए, अपवाद हो जाते हैं तो डिमांड कर्व फिर उल्टा हो जाता है, अपवर्ड टू द राइट, की चीज महंगी हो रही है तो लोग महंगी खरीद रहे हैं, तो ये अपवर्ड टू द राइट, राइट की तरफ सीधे हाथ पे ऊपर को बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स द डिमांड फॉर टी इज लाइकली टू डिक्रीज। देखिए अब ये क्रॉस डिमांड वाली बात आ गई जो मैंने पहले समझाया था कि कॉफी के दाम घट गए तो लोग सोचेंगे भाई कॉफी के दाम घट गए तब क्या होगा, द डिमांड फॉर टी इज लाइकली टू डिक्रीज, यानी कि कॉफी के दाम घट गए तो लोग कहेंगे भाई अब तो कॉफी सस्ती होगी तो हम कॉफी पी लेंगे, तो चाय पीना बंद कर दिया लोगों ने, तो अब बेचारे ना चाय की तो प्राइस में कोई फर्क आया ही नहीं था, सस्ती कौन सी चीज हुई, प्राइस किसके कम हुए, कॉफी के, लेकिन अब तो इसलिए लोग कॉफी पीने लग गए ज्यादा और चाय उन्होंने कम कर दी, चाय की मांग कम हो गई कि बोले अब तो कॉफी सस्ती हो गई तो हम कॉफी पियेंगे, तो चाय नहीं पी रहे, जबकि चाय के मूल्य में कोई फर्क नहीं हुआ था। तो ये ऐसी
कंडीशन क्या हो जाती है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा हो जाता है कि एक के प्राइस कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जिसकी कम हो गई वो उसको यूज करेंगे तो दूसरी चीज को वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग मैंने बनाए हैं। डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिजायर है कि हमारी इच्छा है कि कोई चीज हम खरीदना चाहते हैं, और इफेक्टिव इसलिए कहा गया है कि हम उसके पैसे देने को तैयार हैं। गिफन गुड्स मैंने बताए थे, ये लेसर क्वांटिटी परचेज, जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो उसे फिर लोग कम खरीदते हैं। लेसर क्वांटिटी परचेज्ड व्हेन द प्राइस फॉल्स, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, प्राइस बढ़ते हैं तो फिर लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, ऐसी गिफन गुड्स उनको कहा जाता है। डिमांड कर्व जो होता है, ये मैंने बताया इनवर्स प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, तो इनवर्स मतलब उल्टा। तो प्राइस यानी मूल्य और क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हो, इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी आप कम खरीदेंगे। टी एंड कॉफी क्या होते हैं, देखिए डी पॉइंट में ए है, इसका सब्सटीट्यूट होते हैं, ये एक दूसरे के, एक के बदले दूसरा आप पी सकते हैं। इंक्रीज इन डिमांड है ई पॉइंट, जब डिमांड बढ़ेगी तो अपवर्ड शिफ्ट, तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, जो ऐसा भी हमने देखा था डिमांड कर्व, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर गिफन गुड्स, जो गिफन गुड्स हैं वो अपवाद हो गए तो उनका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ को ही चलता रहेगा, इंक्रीजिंग अपवर्ड। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ आउटपुट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज यूजुअली इनवर्स, ये तो जाहिर सी बात है, मांग का नियम है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट की आउटपुट की और जो कितनी क्वांटिटी हम मांग रहे हैं उनमें उल्टा रिलेशन है। इनवर्स का मतलब अपोजिट, उल्टा रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप कहा जाता है। फिर वही गिफन गुड्स मैंने बताए थे कि डिमांड फॉर विच काइंड ऑफ गुड्स विल नॉट राइज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन डिमांड प्राइस, कि प्राइस तो कम हो गए लेकिन डिमांड उस हिसाब से उसकी नहीं बढ़ेगी, तो ऐसे कौन से गुड्स हो गए, ये गिफन गुड्स हो गए। नेक्स्ट, which among the following factors does not lead to a shift in the demand curve, डिमांड कर्व में फर्क नहीं आएगा अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस की वजह से चीजें उस डिमांड कर्व पर ही रहेंगे आप, तो डिमांड कर्व वहीं रहेगा, लेकिन जब इनकम बढ़ जाती है तो आप और ज्यादा सामान खरीद लेते हैं तो डिमांड कर्व बदल जाता है, लेकिन प्राइस की वजह से डिमांड कर्व वहीं रहेगा, बस आपकी दिशा बदलती रहेगी, एरिया पॉइंट बदलता रहेगा, वो आप उसी डिमांड कर्व पे रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, कौन सा तत्व डिमांड का यहाँ पे नहीं है, इनकम है, प्राइस है, टेस्ट है, पॉपुलेशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, तब क्या होगा, कौन सी बात यहाँ पे सही है, किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए तो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज, नहीं। कार के दाम बढ़ गए तो आप कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम खरीदेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिमांड फॉर द गुड्स विल इंक्रीज, भाई प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, नहीं बढ़ती, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा, तीसरा है, द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, द डिमांड फॉर, यानी कि अगर जैसे चाय की, जैसे कॉफी के दाम बढ़ गए तो कॉफी आप नहीं पियेंगे, बदले में चाय पियेंगे, तो पैसे बढ़ रहे हैं कॉफी के और डिमांड बढ़ रही है चाय की, कि भाई कॉफी नहीं खरीद रहे तो इसलिए हम चाय की डिमांड बढ़ने लगेगी, चाय ज्यादा पियेंगे, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्लाइंस, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो किसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए आय आपकी कम हो गई, पैसे आपके पास अब कम आ रहे हैं, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्यों, हम पैसे ही नहीं है, हम खरीदेंगे कहाँ से। लेकिन बी पॉइंट है, इंफीरियर गुड्स विल इंक्रीज, जो डिमांड है तो जो सस्ते सामान मिलता है, जैसे मजदूर लोग होते हैं उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो अच्छी गेहूं की रोटी खा रहे हैं, सब चीजें बढ़िया हैं, लेकिन अगर उनकी आय कम हो गई तो वो कहेंगे भाई गेहूं तो बहुत महंगा आ रहा है, चलो हम ज्वार बाजरा इनकी रोटी खा लेते हैं, तो जो इन्हें हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, जो सस्ते आइटम्स मिल जाते हैं, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर हो गया बी। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव माना जाता है, क्वांटिटी उतनी नहीं मानते हम, लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव नेचर का माना जाता है कि भाई ये सिंपल रूल है कि भाई प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंक्लूड, देखिए मांग के नियम में
ये चीज़ नहीं आती। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो फर्क पड़ता ही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी फर्क होता है, रेसिप्रोकल यानी अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी में, वो भी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे हम प्राइस देखते हैं, मूल्य देखते हैं। तो मूल्य में क्या होता है, लागत होती है और प्रॉफिट जुड़ा होता है, तो लागत का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। देखिए फॉर इंफीरियर गुड्स, जो गिफन गुड्स जैसे मैंने बताया या इंफीरियर गुड्स हैं, तो इनकम अगर बढ़ेगी आपकी, तो इनकम बढ़ रही है तो हमें ज़्यादा खरीदना चाहिए, लेकिन ये बेकार वाले सस्ते वाले सामान है तो इनको हम नहीं खरीदेंगे फिर, तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया उसका। तो इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हायर द प्राइस ऑफ सर्टेन लग्जरियस आर्टिकल्स हायर विल बी द डिमांड। ये जैसे मैंने आपको बताया ना हीरा, तो हीरे के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो अमीर बड़े बड़े लोग जो होंगे उनका वो शौक हो जाएगा, दिखावा है कि भाई जितनी महंगी चीज़ है ये हम खरीद रहे हैं, हमारे पास है ये, तो उन अपनी वो शान और शौकत बढ़ाते हैं। तो इसलिए ऐसी आइटम्स होते हैं जो महंगे आइटम होते हैं, उनके प्राइस बढ़ते भी हैं, तो अमीर लोगों में उनकी मांग भी बढ़ती रहती है। तो ये वेवलिन इफेक्ट्स कहा जाता है इसको, इसको वेवलिन नाम दिया गया है, वेवलिन इफेक्ट। नेक्स्ट, पीपल डिमांड मोर ऑफ प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स जैसे मैंने कॉफी की बात करी, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, वाई मान लो चाय मान लो, कम हो गई, तो वो वाली बात आ गई चाय कॉफी वाली। तो वो कौन से गुड्स होते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूट होते हैं, जब मैंने बताया कि एक के बदले दूसरा आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी तो डिमांड बढ़ेगी, जो नॉर्मली ठीक ठाक गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, बट डिक्रीज डिमांड फॉर अ इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जैसे कम हो जाएगी, जैसे मैंने मजदूरों की बात करी, तो मजदूरों की आय अगर बढ़ेगी तो वो नॉर्मल गुड्स जैसे गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इन्फीरियर बाजरा है जो आ रहा है वो कंपेरेटिवली वो कम खाएंगे फिर, तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार और पेट्रोल जैसे मैंने बताया था वो कौन से गुड्स माने जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, जो एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी आपको लेना ही पड़ेगा, कार है तो पेट्रोल लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, टी एंड कॉफी जैसे चाय और कॉफी की बात करी, वो कौन से गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये एनालिसिस है, डिमांड एनालिसिस मानी जाती है कि हम फैक्टर्स देख रहे हैं कि किन चीज़ों से डिमांड पे फर्क पड़ता है, कौन कौन से तत्व हैं जिनका असर पड़ता है मांग पर। तो मांग की जो पूरी जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डिमांड एनालिसिस। सी पॉइंट हो गया इसका, डिमांड एनालिसिस। और ये आखिरी प्रश्न है, देखिए मार्केट डिमांड आपको याद होगा शुरू में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड होती है एक ग्राहक की डिमांड कितनी है, कितनी उसकी मांग है, और सब ग्राहकों को हम एक साथ जोड़ लें, उनकी डिमांड को जोड़ लें, तो वो बन जाता है मार्केट डिमांड। तो ये इसका ए आंसर हो गया, मार्केट डिमांड इज ड्राइव्ड बाय एडिंग, ऐड कर लो सबको जोड़ लो इंडिविजुअल डिमांड को, तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। तो ये हमने 46 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं। तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार पढ़िए, और इससे रिलेटेड थ्योरी भी आप अपनी बुक से पढ़ें। डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड की जो चैप्टर्स होते हैं बुक में उनको डिटेल में पढ़ें, तब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद।